नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता उक्रेती और माइक ऑन है। हर बड़ी खबर पर माइक ऑन है। देश और विदेश दोनों की ही खबरों पर माइक ऑन है। सबसे पहले आज आपको दिखा रही हूं सीज फायर खत्म यानी कि युद्ध शुरू, क्योंकि सीज फायर कुछ ही घंटों में खत्म होने वाली है। इसका मतलब क्या है? ईरान और अमेरिका दोनों की तरफ से वार्ता के लिए आगे न बढ़ना। इसका मतलब क्या है? क्या एक बार फिर से युद्ध शुरू होगा? इन 2 हफ्ते की सीज फायर में क्या दोनों ने ही भीषण युद्ध की तैयारी कर ली है? आज आपको बताऊंगी। इसके साथ ही आपको बताऊंगी एटम बम के 20 ट्रिगर कौन से हैं। ये पूरा युद्ध शुरू हुआ था परमाणु खत्म करने को लेकर, लेकिन ईरान के परमाणु का क्या हुआ नहीं पता, लेकिन 20 देश परमाणु बनाने की रेस में सामने आ गए हैं। आज आपको बताऊंगी कौन कौन से ऐसे देश हैं जो परमाणु चाहते हैं। इसी के साथ आपको आज दिखाऊंगी ममता चौथी बार या बीजेपी की सरकार। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग का प्रचार खत्म हो चुका है और इसी के साथ संदेश यूपी से भी आ रहा है, संदेश बंगाल की सड़कों से भी आ रहा है। क्या होने वाला है बंगाल में, क्या कह रहे हैं बंगाल के लोग, आज आपको बताऊंगी। और इसी के साथ आपको दिखाऊंगी योगी की पदयात्रा पर अखिलेश का तंज क्या है। आज योगी आदित्यनाथ सड़क पर उतरे हैं और उनकी ये तस्वीरों पर कैसे अखिलेश यादव बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन संदेश योगी आदित्यनाथ अखिलेश को नहीं, सीधे ममता बनर्जी को दे रहे हैं। आज सब खबरों के साथ बात होगी यूपी से बंगाल तक संदेश की। को यहाँ से जाना ही होगा। थम गया पहले चरण का प्रचार। ये नूतन देखा दाओ बार बार। बंगाल से यूपी तक है आर पार। झालमुड़ी पर सियासत बढ़ी, जनता किसकी ओर मुड़ी? भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। निर्वाचन समय बोले अमित शाह। तो आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रही हूं, बंगाल में पहले चरण के चुनाव का प्रचार खत्म हो गया है और इसी के साथ साथ बंगाल के वोटर को और बंगाल की महिला वोटर को संदेश यूपी से जा रहा है। योगी आदित्यनाथ वो संदेश दे रहे हैं। इसी खबर से आज शुरुआत कर रही हूं। आपको सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाती हूं जो यूपी से आई और सीधे सीधे बंगाल के वोटर के लिए थी। योगी आदित्यनाथ आज सड़क पर उतरे, पदयात्रा करने उतरे और ये तस्वीरें आई। महिला मंच पर थी, महिलाएं उनके साथ चल रही थी और साथ में चल रहे थे उनके दोनों डिप्टी यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। ये तस्वीरें देखिए। नारी को सम्मान, नारी को सम्मान में भला है मैदान, नारी को सम्मान में भला है मैदान, नारी को सम्मान में नारी को सम्मान में भला है मैदान, नारी को सम्मान में भला है मैदान, नारी को सम्मान में। तो ये तस्वीरें यूपी से आई, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अपने दोनों डिप्टीज यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ चलकर संदेश अखिलेश यादव को नहीं दे रहे थे, संदेश ममता बनर्जी को दे रहे थे, क्योंकि महिला आरक्षण का विरोधी कैसे विपक्ष हो गया है उसी को लेकर। देखिए, महिलाओं से घिरे हुए योगी आदित्यनाथ आज सड़कों पर उतर आए, ये पद यात्रा निकाली और एक तरह से विरोध यात्रा थी। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूँ, बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उतरी हुई थी सड़कों पर लोगों के बीच और ये वीडियो उन्होंने जारी किया। यानी सियासी रण में ममता बनर्जी किस तरह से आम लोगों से जुड़ रही हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि उन्हें ममता को महिला विरोधी बताया जाए। हे नूतन देखा दाओ बार बार, आधार घुचिए दाओ नতুन भोरे, মানুষের মনে আসুক শান্তি জোরে।
तस्वीरें देख ली, ममता बनर्जी भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक चुकी है। ममता महिला नेत्री हैं और वो सीधे सीधे महिला वोटर्स के बीच बहुत लोकप्रिय भी हैं और इसीलिए योगी वर्सेस ममता आज हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी महिला वोटर्स, महिलाओं के बीच हिट है। योगी आदित्यनाथ सड़क पर उतरे और उन्होंने महिलाओं को संदेश दिया कि जो महिला आरक्षण बिल पास नहीं कराते वो महिलाओं के हितैषी कैसे हो सकते हैं। अब आपको दिखाती हूं ये लड़ाई इंपॉर्टेंट क्यों है, जरूरी क्यों है, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल में महिला वोटर्स के साथ बहुत हिट है। ये आंकड़े जरा देखिए, 2011 में 49% महिलाओं ने ममता बनर्जी को वोट दिया था। 2016 में 47% महिला वोटर्स ममता बनर्जी यानी टीएमसी के साथ गई और 2021 में 50% महिला वोटर्स टीएमसी के साथ थी। अब ये गणित बताता है कि क्यों महिला वोटर बंगाल में इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी महत्वपूर्ण है। अब इसी आंकड़े के साथ साथ आपको एक और आंकड़ा दिखाती हूं। पिछले जिस चरण की आज प्रचार खत्म हुआ है उसमें पिछले बार यानी 2021 में हुआ क्या था। 2021 में इस चरण में यानी कि पहले चरण में 152 सीटें और उनमें टीएमसी 92 सीटों पर जीती थी और बीजेपी 59 सीटों पर जीती थी। तो ये समीकरण था 2021 में पहले चरण की सीटों का। इसमें बिल्कुल साफ साफ आप देख पा रहे हैं कि टीएमसी आगे जरूर है, लेकिन बीजेपी के लिए यही चरण महत्वपूर्ण है। यही वो चरण है जिसमें सीधे सीधे बीजेपी को गेन होता है। अब ये पहला चरण बीजेपी के लिए अहम क्यों है, जरा ये भी आपको समझा देती हूं। अगर पश्चिम बंगाल जीतना है तो इस पहले चरण में बीजेपी को अपने लिए सीटें निकालनी है। क्यों? क्योंकि 2021 में बीजेपी ने कुल 77 सीटें इस पहले चरण में ही जीती थी, यानी कि 152 सीटों वाले इसी चरण में 77 बीजेपी के पास थी इन 152 में से 2021 में। अब 77 में से 59 सीटों पर इस बार पहले राउंड में वोटिंग हुई है, यानी कि जो पहला चरण है उसमें 59 सीटों पर अब वोटिंग होगी। और इसी के साथ आपको यह भी बताऊं कि 2021 में 76.62% सीटों पर पहले राउंड में चुनाव हुआ था। अब आपको टीएमसी के लिए भी बता देती हूं, क्योंकि यह तो बीजेपी का गणित है। 2021 में टीएमसी ने 294 में से 215 सीटें जीती, यानी पूरे चुनाव में। और उन 215 का गणित क्या है, टीएमसी की 2021 की इन 152 सीटों में से 42.79% सीटें इसी चरण से आई, इन्हीं सीटों से आई। इसीलिए ये पहला चरण कितना महत्वपूर्ण है बंगाल के लिए, बीजेपी के लिए भी और ममता बनर्जी के लिए भी, आप ये समझ जाइए। टीएमसी की निर्मम सरकार में सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों की फैक्ट्री फली फूली है। हमारा लड़ाई खाली बीजेपी का साथ नहीं है, बंगाल को जलाने आया है। भाजपा सरकार बनाएंगे, बंगाल को घुसपैठिया मुक्त कराएंगे। सात वर्ष का तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजुए का दिल है। बंगला ही बंगाली ही बोली जाएगी, ये कठोरतापन की संस्कृति यहाँ नहीं चलने दी जाएगी। रोशनी चाँद से होता है, सितारों से नहीं, मोहब्बत जोड़ा फूल से होता है और किसी से नहीं। बंगाल का ये चुनाव इस धरती की समृद्ध विरासत को बचाने के लिए एसआईआर बदला नेবেন। एसआईआर का विरोध बांग्लादेश में होना चाहिए, एसआईआर का विरोध पश्चिम बंगाल में होना नहीं चाहिए। इस बार बंगाल में टीएमसी का जाना तय है। চ্যালেঞ্জ করে বলছি, বাংলা আবার তৃণমূল দখল করবে, জোড়া ফুল দখল করবে। अब की बार जो है ममता को जो है उसके कुशासन को, उसके अन्याय को यहाँ बेटियां भी सेफ नहीं है। इस बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो पश्चिम बंगाल में पहले चरण का प्रचार खत्म हो गया है, लेकिन इस चुनाव में जो पश्चिम बंगाल के लिए एम फैक्टर है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। एम यानी कि मोदी, एम यानी कि ममता भी।
अब मोदी वर्सेस ममता का चुनाव की लड़ाई तो आपने झालमुड़ी पर भी देखी है, लेकिन इसी के साथ साथ मुसलमान और महिला वोटर ये भी उतने ही महत्वपूर्ण है पश्चिम बंगाल में। और इसीलिए महिला वोटर को साधने आज योगी आदित्यनाथ यूपी में सड़क पर पदयात्रा कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमान वोट को लेकर ममता बनर्जी लगातार असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर पर हमलावर रही है। आप मोदी वर्सेस ममता की ये लड़ाई आखिरी चरण तक यानी कि दूसरे चरण तक देखेंगे और इनमें से जो जनता के बीच हिट होगा, जिसका एम फैक्टर हिट होगा, वही चुनाव जीते। अब मैं आपको बताती हूं कि इस लड़ाई को जीत को आगे बढ़ाने के लिए आज अमित शाह भी बंगाल में थे और ये तस्वीर उनकी रैली से आई जहां वो गोरखा टोपी पहने हुए नजर आए। अब गृह मंत्री लगातार पश्चिम बंगाल में रैलियां कर रहे हैं, वहां से संदेश दे रहे हैं। ये तस्वीरें उनकी देखिए, बंगाल में अमित शाह ने भी रैली की है और उस रैली में उन्होंने जो बात कही वो बहुत महत्व रखती है। क्या एक अलग गोरखा लैंड बनाने का संदेश गृह मंत्री अमित शाह ने आज बंगाल से दिया है, गोरखा टोपी पहनकर दिया है। यह सबसे बड़ी बात, क्योंकि गोरखा टोपी पहनकर अलग गोरखा लैंड का संदेश दिया। क्या, मैं आपको उनकी महत्वपूर्ण बातें बता देती हूं। उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता में आई तो घुसपैठियों को बाहर करेंगे, ये वो अपनी अक्सर रैलियों में कहते भी आए हैं। ममता के गुंडों को 4 मई के बाद उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे, ये गृह मंत्री ने कहा। ममता को युवाओं की चिंता नहीं है, वो भतीजे को बिठाना चाहती है। इसी के साथ उन्होंने कहा बीजेपी बड़े भाई की तरह गोरखाओं के साथ खड़ी रहेगी। बहादुर समुदाय का राजनीतिक फायदों के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये वो सीधे सीधे गोरखा जो समुदाय है उसको संबोधित कर रहे थे। और क्या उन्होंने इशारों में एक अलग गोरखा लैंड बनाने की बात कह दी है, इस पर चर्चाएं हो रही, क्योंकि उन्होंने कहा कांग्रेस, लेफ्ट फ्रंट और अब टीएमसी सबने गोरखाओं का भरोसा तोड़ा है। केंद्र सरकार ने बातचीत का दरवाजा खोला, दीदी ने रुकावट डाल दी। उन्होंने इसका ठिकरा ममता बनर्जी पर फोड़ा है। उन्होंने कहा ममता नहीं चाहती है कि गोरखाओं को वो सम्मान मिले जिसके वो हकदार हैं। बीजेपी गोरखाओं से सिर्फ वादे नहीं करेगी, हम ठोस नतीजे देंगे। तो वो ठोस नतीजा क्या होगा? उन्होंने कहा सरकार बनी, अगर बीजेपी की सरकार बनी तो 6 महीने के अंदर गोरखा समस्या का समाधान कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा संदेश आज गृह मंत्री ने दिया, जरा सुनिए। बंगाल की सरकार भाजपा की बनते ही 6 माह में हर गोरखा के मुंह पर संतोष वाली हंसी हो, ऐसा समाधान हम निकाल लेंगे। कांग्रेस, टीएमसी, ये सब ने दार्जिलिंग के साथ भी अन्याय किया है और मेरे देशभक्त गोरखा भाइयों के साथ भी अन्याय किया है। मैं 9 साल से यहां आता हूं। मैं आज आपको वादा कर कर जाता हूं, कमल फूल की सरकार बनते ही 6 माह के अंदर 10 को जूनी 10 को पुरानी गोरखा समस्या का गोरखाओं के हिसाब से समाधान कर कर जाएंगे। तो ये तस्वीर आपने बंगाल की देखी और बंगाल को संदेश योगी आदित्यनाथ यूपी से दे रहे थे। वो आरक्षण की बात कर रहे थे और उनके सामने अखिलेश यादव फ्रीबीज की बात कर रहे थे, यानी मुफ्त की बात कर रहे थे। दोनों ने ही आज अपने अपने दांव चले। सड़क पर उतरे सीएम योगी, महिलाओं के आरक्षण की बात की। वो तस्वीर आपको मैंने शुरुआत में दिखाई। महिला आरक्षण की बात योगी आदित्यनाथ करने आज अपने डेप्यूटीज के साथ उतरे थे। अब ये तस्वीर इसलिए जरूरी है क्योंकि अखिलेश यादव अक्सर कहते हैं कि योगी और उनके डिप्टीज के बीच जो 36 का आंकड़ा है, तो आज उस वाले आरोप पर भी एक तरह से जवाब मिल गया जब योगी आदित्यनाथ सड़कों पर थे और उनके दोनों उप मुख्यमंत्री साथ में चल रहे थे। और वहां से उन्होंने संदेश क्या दिया, जरा ये सुनिए।
तस्वीरें योगी आदित्यनाथ की आई, जहां उन्होंने कहा कि जो विपक्ष है वो महिला विरोधी है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे न सिर्फ ममता बनर्जी जो बंगाल में चुनाव लड़ रही, बल्कि अखिलेश यादव जो 27 में यूपी का चुनाव लड़ेंगे, दोनों पर ही हमला किया। अब महिला आरक्षण पर मार्च को लेकर योगी और अखिलेश दोनों ने एक दूसरे पर निशाना साधा है। जरा सुनिए। पार्टी, ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा और लोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी हैं। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। और आज इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। सुना है कि पदयात्रा हो रही थी लखनऊ में और इतनी भीषण गर्मी में कोई काला चश्मा नहीं लगाया था, और ये जो पदयात्रा थी वो प्रैक्टिस है कि विपक्ष में ऐसे ही आंदोलन करना पड़ेगा इनको। ये पहली सरकार है जो सरकार में रह करके विपक्ष की प्रैक्टिस कर रही है। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं सरकार में रहकर विपक्ष की प्रैक्टिस कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो ये तस्वीर तो आज यूपी में घटी, लेकिन यूपी में आज अखिलेश यादव 2027 का फ्री वाला दांव भी खेलते नजर आए। अब आपको दिखाती हूं वो कैसे, उन्होंने आज क्या क्या कहा और क्या घोषणाएं की। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बन गई 2027 में तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, महिलाओं को सालाना 40,000 की पेंशन देंगे। अब ये देखिए, पिछले कई चुनावों से आपने देखा ये फ्रीबीज वाला दांव फिर आ गया। अखिलेश यादव ने कहा सालाना 40,000 पेंशन देंगे, प्राइमरी शिक्षा को अच्छा किया जाएगा, फ्री किताबें, फ्री खाना और फ्री बैग्स मिलेंगे। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि स्मार्ट मीटर के नाम पर बिजली की ठगी हो रही। बीजेपी के बिजली मीटर ईवीएम की तरह हो गए हैं, हेरा फेरी करते हैं। महंगी बिजली बीजेपी का कनेक्शन सत्ता से काट देगी। तो अखिलेश यादव का जो बम्पर चुनावी ऑफर है उसमें सीधे सीधे बीजेपी का कनेक्शन काटने की भी बात कही गई। उन्होंने कहा बिजली इतनी महंगी कर दी कि बीजेपी का कनेक्शन सत्ता से अपने आप ही कटने वाला है। तो ये बीजेपी की, ये यूपी के चुनाव की बात हुई और यूपी के चुनाव के लिए अखिलेश वर्सेस योगी आदित्यनाथ आज खुलकर सड़क पर नजर आए। इस सबके बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देती हूं। ईरान अमेरिका वार्ता से जुड़ी बड़ी खबर क्या है? ईरान अमेरिका से पाकिस्तान की अपील है। अब पाकिस्तान अपील कर रहा है दोनों देशों से, सीज फायर का वक्त बढ़ाने की अपील की गई है। कल खत्म हो रही है सीज फायर की मियाद और कल की बातचीत को लेकर एक असमंजस बरकरार है। दोनों देश मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही है, दोनों तरफ से आ रहे हैं विरोधाभासी बयान। ट्रंप ने कहा सीज फायर बढ़ाने के पक्ष में नहीं है और ईरान ने कहा कि हमारी शर्तें मानी जाएंगी तभी होगी बातचीत। तो ऐसे में पाकिस्तान दोनों से अपील कर रहा है कि सीज फायर की मियाद बढ़ा दी जाए। तो जहां एक तरफ पाकिस्तान सीधे सीधे अपील कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज आपको बता रही हूं कि इस युद्ध में जो यूरेनियम और परमाणु खत्म करने के लिए शुरू हुआ, उसने कैसे परमाणु की ही रेस बढ़ा दी है। एटम बम के 20 ट्रिगर क्या है, आज आपको यह खबर सबसे पहले बता दें। दुनिया में परमाणु युद्ध का एक खतरा कैसे बढ़ गया है, क्योंकि इस युद्ध में आखिर डर ऐसे बढ़ गया है अलग अलग देशों के मन में। हर देश को लग रहा है कि अगर उसके पास परमाणु नहीं है तो फिर वो कहीं पर भी टिकेगा नहीं, वो किसी भी बड़े देश के सामने सरेंडर करने पे आ जाएगा। IAEA जो कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी है, उसके चीफ राफेल ग्रोसी की सबसे बड़ी चेतावनी आई। उन्होंने कहा है कि दुनिया एक नई परमाणु हथियार के होड़ के खतरे में। परमाणु हथियारों की होड़ उनका सबसे बड़ा डर बन गया है दुनिया के देशों का। वैश्विक अस्थिरता ने कई देशों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। 20 देश परमाणु बम बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे 20 देश हैं दुनिया के जो परमाणु हथियार बनाने के लिए अब काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। परमाणु अप्रसार संधि NPT की मजबूती कम हो रही, किसी न किसी मोड़ पर
हम व्यवस्था में दरार देखेंगे ही देखेंगे। और परमाणु को लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था नाजुक स्थिति में है। देशों में धारणा है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियां सुरक्षा के लिए काफी नहीं है, यानी लोगों को, दुनिया के देशों को ये लगने लगा है कि संधियों से कुछ नहीं हो रहा है, बड़े बड़े गठबंधनों से कुछ नहीं हो रहा है, हमें परमाणु बनाना है। यूरोप, एशिया माइनर के कुछ देशों में चर्चा तेज भी हो गई है। वहां पर भी यही चर्चा चल रही है कि परमाणु हथियार पर एक सार्वजनिक बहस होनी चाहिए। वहां उन देशों में चल भी रही है और परमाणु हथियार संपन्न 20 देश वाली दुनिया बेहद खतरनाक हो जाएगी। ग्रोसी ने मित्रवत परमाणु प्रसार की चर्चाओं पर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस तरह से दुनिया सिर्फ और सिर्फ परमाणु खेप तैयार करने में लगेगी, जो दुनिया के लिए ही सबसे बड़ा खतरा है। अब आपको बताती हूं कि इस न्यूक्लियर बनाने की रेस में कौन कौन है, क्योंकि जब वो कह रहे हैं कि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो परमाणु बनाने पर विचार कर रहे हैं, इनमें सबसे पहले पोलैंड है। मैं आपको एक एक करके उन देशों के बारे में बता रही हूं। पोलैंड, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों में परमाणु हथियार हासिल करने को लेकर फिर से बहस शुरू हो गई, जो दुनिया को बेहद नाजुक स्थिति में डाल सकती है। ईरान से खतरे को देखते हुए तुर्की, सऊदी अरब में भी परमाणु हथियार पर जोर दिया जा रहा है। स्वीडन के कुछ हलकों में भी नेताओं ने खुले तौर पर कहा है कि भाई अस्थिरता बढ़ने के हालात में परमाणु हथियार हासिल करने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। वहीं सीरिया में असद शासन के पतन के बाद कुछ अघोषित परमाणु सामग्री लापता होने या अधूरे हिसाब की जांच जारी है। तो अब आप सोचिए कि इन देशों में भी एक परमाणु खतरा क्या खड़ा हो सकता है। अब आपको यह बताती हूं कि चीन के परमाणु हथियारों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसे ग्रोसी ने चिंता का विषय बताया। उत्तर कोरिया का गुप्त परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताएं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तो ये दुनिया के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। अब आपको बताती हूं कि किन देशों के पास कितने परमाणु हैं। उससे पहले मैं जरा ये तस्वीरें आपको दिखा देती हूं। उत्तर कोरिया की मैंने बात की। किम जोंग उन लगातार परीक्षण कर रहे हैं और उनकी परीक्षण की तस्वीरें हर थोड़े दिन बाद आती हैं। सोशल मीडिया पर वो चर्चा का विषय बने रहते हैं। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन कई बार अपनी बेटी के साथ नजर आते हैं इस परीक्षण को देखते हुए, कई बार अपने ही मिलिट्री जनरल्स के साथ नजर आते हैं। उत्तर कोरिया लगातार अपनी परमाणु ताकत बढ़ाना चाहता है और वो बार बार धमकी भी देता है। ये तक कह चुके हैं किम जोंग उन के इस समय में सबसे जरूरी हथियार किसी भी देश के लिए परमाणु है। अब आपको बताती हूं किस देश के पास कितने परमाणु हैं। रूस के पास 5459 परमाणु, वहीं अमेरिका के पास 5328 है, ये कुछ नंबर गलत है। चीन के पास, ये देखिए, चीन के पास 500, फ्रांस के पास 290, भारत के पास 180, भारत के पास 172, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90। तो ये वो आंकड़े हैं जो परमाणु बम के आंकड़े हैं। और मैं फिर कहूं कि ये सिर्फ आंकड़े हैं जो कि पुष्ट नहीं है, क्योंकि लगातार देश परमाणु बनाने की होड़ में है और ये एक एस्टिमेट है जो हम आपको एक सोर्स के जरिए दिखा रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि परमाणु बम बनाने की होड़ हर देश में लगी हुई है। अब सबसे बड़ी जो सवाल बना हुआ है वो ये कि ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता होगी या नहीं, ये बातचीत होगी भी या नहीं, क्योंकि जिस तरह से ईरान बार बार मना कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं, फिर पाकिस्तान मनाने आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। सीज़फायर खत्म, युद्ध शुरू। क्या अमेरिका ईरान की वार्ता नहीं होगी? दोनों ने की युद्ध की तैयारी। ईरान का परमाणु नहीं मिला। दुनिया में परमाणु का डर बढ़ा। तो ईरान को लेकर ट्रंप का जो ताजा बयान है, मैं सबसे पहले आपको वही बता देती हूं, क्योंकि जो बड़ी खबर है वो ये कि ईरान से मुझे शानदार डील की उम्मीद है। ईरान के पास बातचीत के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं।
अमेरिकी नाकाबंदी को जबरदस्त सफलता मिल रही है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। हॉर्मुज पर पूरी तरह अमेरिका का कंट्रोल है। मैं सीज फायर बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं, डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। और वो कह रहे हैं ईरान खून का प्यासा नजर आता है, ईरान को समझदारी दिखाने की जरूरत है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये ताजा बयान जो कि ईरान के संदर्भ में आया है, वो फिर कह रहे हैं कि समझदारी दिखाइए, वार्ता की बेस पर आइए। अब ट्रंप जीत का दावा भी कर रहे हैं, ईरान को नसीहत भी दे रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद जिस प्रस्तावित बातचीत से पहले वो ये सब कर रहे हैं उसको लेकर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। वार्ता होगी या नहीं पता ही नहीं चल रहा है। अमेरिका ईरान वार्ता पर एक असमंजस बना हुआ है। अभी सिर्फ वेन्यू की जानकारी सामने आई है, यानी कि अभी तक सिर्फ ये पता है कि बातचीत होगी तो पाकिस्तान में होगी, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं पता है। जेडी वैंस की रवानगी को लेकर लगातार खबर बदलती रही। अब पहले खबर आई कि जेडी वैंस अमेरिका से रवाना हो गए हैं, फिर खबर आई कि वो अभी अमेरिका में ही हैं, वो तो अमेरिका से निकले ही नहीं हैं। तो ये खबरें लगातार बदलती रहीं। उधर ईरान ने बातचीत से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका तो सिर्फ हमें सरेंडर कराना चाहता है, अपनी शर्तों पर बात मनवाना चाहता है, हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। पर ट्रंप ने कहा कि ईरान बातचीत के लिए आ रहा है। अभी भी ट्रंप ये कह रहे थे। ऐसे में बातचीत पर अभी भी सवाल बने हुए हैं, असमंजस बना हुआ है और सीज फायर की डेडलाइन खत्म होने वाली है। तो ऐसे में इस वार्ता को लेकर सिर्फ कंफ्यूजन है और कुछ नहीं। और इस कंफ्यूजन के बीच अमेरिका और ईरान धमकियों का सिलसिला तेज है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, वो इस पीस डील के बारे में बार बार कह रहे हैं कि अगर पीस डील नहीं हुई तो अंजाम क्या होगा, वो ईरान को भारी पड़ेगा। ट्रंप ईरान को तबाही की धमकी दे रहे हैं, तो ईरान भी ट्रंप की हर धमकी को उसी के अंदाज में जवाब दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा है, वो ईरान से कह रहे हैं कि युद्ध विराम खत्म हो रहा है। सीज फायर की डेडलाइन करीब बताकर ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं, लेकिन ईरान साफ कह रहा है कि धमकियों के बीच बात नहीं होगी। ट्रंप ईरान को यह धमकी भी दे रहे हैं कि युद्ध विराम के बाद बड़े बड़े बम फटेंगे। जवाब में ईरान की सेना कह रही है हमले का करारा जवाब देंगे। ट्रंप कह रहे हैं कि पीस डील के बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा, लेकिन ईरान की संसद के स्पीकर गालिबाफ कह रहे हैं कि हम जंग में नए पत्ते खोलने वाले हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठेगा कि नए पत्ते कौन से हैं जो ईरान खोलने वाला है। इन 2 हफ्तों में हमने नए पत्ते तैयार कर लिए हैं, तो 2 हफ्तों में क्या दोनों ने ही? अमेरिका तो तैयार ही है, बार बार धमकी भी देता है। क्या ईरान ने भी इस युद्ध को आगे बढ़ाने की एक तरकीब तैयार की? अब इस तनातनी के बीच ईरान ने एक वीडियो जारी कर दिया। इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और इसके आसपास के इलाकों पर एक पैराग्लाइडर जा रहा है। इसमें जिसमें ईरान का झंडा आसमान में लहराया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस वीडियो के जरिए ईरान सीधे सीधे अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, हॉर्मुज हमारा है और इस पर वर्चस्व भी हमारा है। हॉर्मुज पर कब्जा ईरान का ही रहेगा। अब से 33 घंटे के बाद युद्ध विराम खत्म होने वाला है, लेकिन ईरानी टीम के इस्लामाबाद पहुंचने पर सस्पेंस कायम है। अब सवाल है कि अगर ईरान बातचीत के लिए नहीं आया तो क्या होगा, या फिर पीस टॉक फेल हो गई तब क्या होगा? पूरा वेस्ट एशिया शमशान बन सकता है, क्योंकि अमेरिका और ईरान अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। आपको बताती हूं कि अगर पीस टॉक नहीं हुई या फेल हुई तो अमेरिका के लिए युद्ध ही एकमात्र रास्ता बचेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने मिशन बीच में छोड़ा तो इमेज धराशाही हो जाएगी। इसका नतीजा हॉर्मुज में ईरान और अमेरिका के बीच भीषण सैन्य टकराव के तौर पर सामने आ सकता है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच बड़ा युद्ध छिड़ गया तो जिस तेल संकट का सामना दुनिया सिर्फ नाकाबंदी से कर रही है, वो संकट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और तेल संकट बढ़ गया तो ये दुनिया के लिए आर्थिक तबाही की वजह बन सकती है। अमेरिका से बढ़ती तनातनी के बीच
ईरान कह रहा है कि अगर उसे दोबारा जंग के मैदान में उतरना पड़ा तो इस बार नए पत्तों के साथ सामने आएगा। सवाल यह है कि ईरान जंग छिड़ने पर जिस नए पत्ते की बात कर रहा है वो क्या है? कहीं वो एटम बम तो नहीं, कहीं वो छिपा हुआ यूरेनियम तो नहीं, कहीं वो खाड़ी मुल्कों पर हमले तो नहीं। अमेरिका ने पौने 2 महीने पहले कहा था कि ईरान एटम बम बनाने से सिर्फ 2 हफ्ते दूर है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो अमेरिका अपने सहयोगियों खासकर खाड़ी देशों और नाटो पर युद्ध में शामिल होने का दबाव बढ़ा सकता है। ईरान और उसके साथियों पर हमले के लिए अमेरिका इजराइल को फिर से खुली छूट दे सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ईरान की तरफ से चीन और रूस मैदान में नहीं उतरेंगे, इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया 2 धड़ों में बंट सकती है, यह भी बिल्कुल साफ है। वैसे अमेरिका और चीन के बीच तनाव अभी से ही बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसकी वजह है ईरान का जहाज टुस्का। इसकी तस्वीर मैंने आपको कल भी दिखाई थी। ईरान के इस जहाज को अमेरिका अपने कब्जे में ले चुका है। ये उसी मौके की तस्वीरें हैं जब अमेरिकन मरीन कमांडोज ने ईरान के जहाज को अपने कंट्रोल में लिया। अब असली ट्विस्ट इसके बाद आया है। ये तस्वीरें तो आपने कल देखी थी, लेकिन अमेरिका ने आरोप लगाया है कि चीन इस युद्ध में अपने पुराने दोस्त ईरान की मदद कर रहा है और उसे हथियार बनाने का सामान सप्लाई कर रहा है। तो ये जो तस्वीर आपने कल देखी उसकी आगे की कहानी आपको बताती हूँ। अमेरिका ने चाबहार पोर्ट के पास ईरान के जिस टुस्का जहाज को पकड़ा उसे लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया गया। टुस्का पर ड्यूल यूज वाले यानी ऐसे सामान लदे हैं जो सेना और नागरिकों दोनों के इस्तेमाल में आते हैं, इसलिए ड्यूल यूज यानी कि 2 तरह से इस्तेमाल है। ये अमेरिकी मीडिया कह रहा है। अमेरिकी मीडिया कह रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरानी जहाज से पकड़े गए सामान ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े हो सकते हैं। जहाज पर लदे सामान में मेटल, पाइप और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स शामिल हैं और ये जो सारा सामान है ये चीन से ईरान के लिए भेजा जा रहा था। चीन इसे ईरान भेज रहा था। अब हाल के हफ्तों में चीन के युआई बंदरगाह पर 2 बार ये जहाज गया और लौटते वक्त पकड़ा गया। अमेरिका के कब्जे में आया जहाज टुस्का और ईरान की शिपिंग कंपनी IRISL से ये जुड़ा हुआ है। ईरान की कंपनी IRISL पर पहले ही पाबंदी लगा चुका है अमेरिका का यह आरोप है कि यह शिपिंग कंपनी ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए सामान पहुंचाती है। पाबंदी से बचने के लिए समंदर में मुश्किल रास्तों का इस्तेमाल कर ईरान ये जहाज जा रहा था। कई घंटों तक चेतावनी अमेरिकी मरीन्स देते रहे, उसके बावजूद ये रुकने से इनकार कर रहा था क्योंकि इस पर वो सामान लदा था जो अगर फंस जाए तो ईरान के लिए मुश्किल हो जाए। इसके बाद अमेरिकी मरीन कमांडोज ने ईरानी जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। अब अमेरिका की इस कार्रवाई से ईरान भड़का हुआ है। उसने इसे अमेरिका का समुद्री डाका कहा था। अमेरिका ने जहाज पकड़ने के बाद चीन पर हथियार सप्लाई का आरोप लगाया। इससे चीन भी अमेरिका पर भड़का हुआ है क्योंकि चीन का मानना है कि हॉर्मुज पर नाकाबंदी भी दादागिरी है और ऐसे जहाज को रोकना भी दादागिरी है। अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील अभी नहीं हुई है। डील को लेकर सस्पेंस बरकरार है। इसके बावजूद बैठक के नतीजों को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है कि अगर ये पीस डील फेल हो गई तो ट्रंप इसका ठीकरा किसके सर पर फोड़ेंगे? अब दावा क्या किया जा रहा है, जैसे जैसे अच्छे नतीजों की उम्मीद घट रही है वैसे वैसे ट्रंप की टीम किसी और को दोष देने के लिए विकल्प तलाश रही है। पीस डील फेल होगी तो किसके सर पर ठीकरा फोड़ा जाएगा? क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पुराने अंदाज के मुताबिक इस बार भी नाकामी का ठीकरा किसी और पर फोड़ देंगे? सवाल यह है कि क्या ट्रंप और उनके समर्थक नेतन्याहू या जेडी वैंस को जिम्मेदार ठहराएंगे? ईरान से युद्ध शुरू करने का फैसला लेने के प्रोसेस में जेडी वैंस सीधे तौर पर शामिल नहीं थे, लेकिन जब शांति के लिए बातचीत की बारी आई तो उन्हें ही आगे किया गया। अब कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने जानबूझकर जेडी वैंस को ऐसे मिशन में डाला जिसमें जोखिम ज्यादा है। अमेरिका के विश्लेषकों का मानना है कि अगर पीस टॉक फेल होती तो वैंस को ट्रंप आसानी से बलि का बकरा बना सकते हैं। मजाकिया अंदाज में ही सही, लेकिन ट्रंप कह भी चुके हैं कि अगर डील नहीं हुई तो मैं वैंस को दोष दूंगा और अगर हो जाती है तो पूरा श्रेय लूंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान था।
अब चर्चा इस बात की है कि पीस डील फेल होने पर अगर ट्रंप ने जेडी वैंस को बख्श दिया तो संकट के लिए इजराइल को क्या जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, यह भी सवाल है। और इसीलिए बार बार इजराइल पर रोक तो लगा रहे, लेकिन पूरी तरह से इजराइल कभी भी रुकता नहीं। अमेरिका ईरान के बीच सीजफायर की डेडलाइन करीब आ रही और सवाल यह है कि उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ना तो ईरान झुक रहा है और ना ट्रंप उसे रियायत देने को रेडी है। अमेरिका हर हाल में अपने हित ऊपर रखना चाहता है, पूरी तरह से ईरान को तोड़ना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसी डील चाहते हैं जिससे ईरान की ताकत खत्म हो जाए। ऐसे में सवाल है कि आखिर अमेरिका के पास विकल्प क्या है, और अगर विकल्प हैं तो उसमें जोखिम कितना है। अब मैं आपको बताती हूं कि ट्रंप के पास 5 रास्ते क्या हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दे, लेकिन ईरान इसके लिए राजी नहीं है। यह टकराव का सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे में ट्रंप ईरान की नाकाबंदी जारी रख सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं, ये 5 विकल्प आपको बता रही हूं, अगर बातचीत नहीं हो रही है तो वो नाकाबंदी जारी रखेंगे, लेकिन इससे मामला हल नहीं होगा क्योंकि जो का त्यों बना रहेगा। ट्रंप के पास दूसरा विकल्प है, परमानेंट डील होने तक सीज फायर की तारीख को बढ़ाना या फिर अस्थायी समझौता करना, ताकि तनाव घटाने के लिए बातचीत का वक्त मिले। लेकिन ट्रंप पहले ही इससे इनकार कर चुके हैं और वो साफ कह चुके हैं कि सीज फायर अब नहीं बढ़ाया जाएगा, यानी इसको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। अब एक रास्ता कॉम्प्रोमाइज डील का है। इसका मतलब क्या है? अमेरिका को कुछ मुद्दों पर समझौता करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो समझौता करेगा, खुद ही युद्ध शुरू करके पीछे बैकफुट पर आएगा, तो इस फैसले से ट्रंप की छवि पर, उनकी साख पर बट्टा लग सकता है। एक रास्ता सैन्य कार्रवाई नए सिरे से शुरू करने का भी। ऐसे में पश्चिम एशिया में मिसाइलों की बरसात हो सकती है, लेकिन इससे युद्ध लंबा खिंचेगा अगर ईरान पर फिर से हमला करता है। और इसी के साथ बातचीत से पीछे हटना भी एक विकल्प है क्या? यह अमेरिका के पास आखिरी विकल्प है। अमेरिका ईरान पर रणनीतिक जीत का दावा कर मैदान से हट सकता है, लेकिन इसमें जोखिम बहुत ज्यादा है। ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम और तेजी से आगे बढ़ा सकता है। अगर ऐसा करता है तो फिर सोचिए क्या होगा। ये 5 रास्ते हैं, लेकिन पांचों पर ही राह मुश्किल नजर आ रही। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के सामने विकल्प स्पष्ट है, लेकिन राह आसान नहीं। ईरान के 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम ट्रंप को सबसे ज्यादा टेंशन दे रहा है और इसका असर ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट में भी नजर आता है। अमेरिकी समय के मुताबिक जब रात के 11:30 बज रहे थे, तब ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने ईरान के यूरेनियम की बात की। उन्होंने लिखा कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर पिछले साल के अमेरिकी हमलों के बाद अमेरिका के लिए ईरान से यूरेनियम रिकवर करना लंबा और मुश्किल काम होगा। यानी उन्होंने कहा कि हमने यूरेनियम खत्म कर दिया है, लेकिन उसको वहां से निकालना, उसका जो यूरेनियम डस्ट है वो मुश्किल होगा और लंबा एक प्रक्रिया होगी। तो एक तरफ ट्रंप यूरेनियम के मुद्दे पर हॉर्मुज में ईरान की घेराबंदी पर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका में ट्रंप की घेराबंदी हो रही है। अमेरिका की पूर्व वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने ट्रंप को सबसे अधिक भ्रष्ट, निर्दयी और नाकाम नेता कहा। कमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप ने ही देश को युद्ध की ओर धकेल दिया है। यह एक ऐसा युद्ध है जिसे अमेरिकी जनता ने कभी चाहा नहीं था, लेकिन हमें यह युद्ध लड़ना पड़ा। यह युद्ध अमेरिकी सैनिकों और अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है। हैरिस ने यह भी कहा कि ट्रंप ने नेतन्याहू के कहने पर देश को युद्ध में झोंक दिया है। तो यह कमला हैरिस का बयान और सीधा आरोप। ईरान वॉर के मुद्दे पर अमेरिका में ट्रंप का विरोध भी शुरू हो गया है। ये वॉशिंगटन में प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए। प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल ईरान से युद्ध के मुद्दे पर अमेरिका के लोग बहुत खुश नहीं हैं और एक बड़ी आबादी है जिसका मानना है कि ट्रंप ने सिर्फ और सिर्फ इजराइल के कहने पर युद्ध शुरू किया। तो आप देखिए कि किस तरह से वॉशिंगटन में सड़क पर उतरकर लोगों ने कहा नो टू वॉर, यानी कि पूर्व सैनिक उतरे और कहा कि हमें युद्ध नहीं चाहिए। तो माइक ऑन है में आज के लिए इतना ही और आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कल रात 8 बजे।